जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे चीन का लेखक के बारे में। हम लोग यूनान का लेखक के बारे में पढ़े थे, जिसमें टॉलमी, प्लिनी, मेगास्थनीज ये सब आए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे चीनी लेखक के बारे में। उसमें पहला है फहियान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। यानी जो हमारा गुप्त नरेश थे, गुप्त वंश का जो राजा थे चंद्रगुप्त द्वितीय, इनके दरबार में कौन आया था? फहियान आया था। इसने अपने विवरण में मध्यकाल के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। जो फहियान है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे और मध्य प्रदेश का जो संस्कृति और समाज है, वहाँ का जो उस समय का समाज और संस्कृति कैसी थी उसके बारे में वर्णन किए हैं और बताए हैं कि उस समय मध्य प्रदेश का जो जनता थे वो सुखी और समृद्ध था। वो लगभग 14 वर्ष तक, यानी 14 वर्ष तक भारत में रहा। संयुगन या 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म का प्रतियाँ एकत्रित की। संयुगन जो है 518 ईस्वी में भारत आया था और 3 वर्ष तक रहा। रहने के बाद कुछ बौद्ध धर्म का बुक यानी किताबें एकत्रित किया और चला गया। ह्वेनसांग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया था। यानी जब वो यात्रा शुरू किया था उस समय 629 ईस्वी पूर्व था, जो समय था वो, यानी ईयर जो चल रहा था। लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज कपीसा पहुंचा। 1 वर्ष तक यात्रा किया, उसके बाद वो भारतीय राज कपीसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। यानी जो ह्वेनसांग थे वो भारत में 15 वर्षों तक ठहरे और 645 में फिर से वो चीन लौट गए। और वो किसके काल में आए थे? हर्षवर्धन के शासन काल में आए थे। हर्षवर्धन जो भारत का एक राजा हुआ करते थे, उनका एक राज होता था। वह बिहार के नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध धर्म को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। वो जो ह्वेनसांग थे वो आए थे किस लिए? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने और कुछ बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करके ले जाने आया था। और इसका जो भ्रमण वृत्तांत है, इनका जो भ्रमण का जो एक कहानी है उसको कंपाइलेशन किया गया और उसको CU के नाम दिया गया। इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन यानी हर्षवर्धन के समाज को धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया। उसमें हर्षकालीन जो हर्षवर्धन जब राजा थे उस समय समाज कैसा था, धर्म कौन कौन सी थी, राजनीति उसमें कैसी थी राजनीति थी, उसके बारे में वो क्या किए? वर्णन किए। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। यानी जब आया था, जब वहाँ ह्वेनसांग भारत आया था तो उस समय जो सिंध का राजा था वो शूद्र था। इसके अनुसार ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजा किया। यानी ह्वेनसांग जो थे वो बुद्ध, सूर्य और शिव तीनों का प्रतिमाओं का पूजन किया है। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। उस समय जो नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति थे आचार्य शीलभद्र थे और उसमें बौद्ध धर्म का शिक्षा दिया जाता था। इति संघ, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण से नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का भ्रमण किया। यानी जब ये आया था तो नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उस समय जो भारत में था उसका वर्णन किया, उस समय के भारत को। आगे चलते हैं। अब अरबी लेखक के बारे में पढ़ते हैं। अरबी लेखक अलबरूनी, यह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबरूनी ख्वारिज्म या खीव यानी आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। यानी जो अलबरूनी है, जो अभी वर्तमान का
जो तुर्कमेनिस्तान है वहाँ का रहने वाला था, उस समय उसका नाम ख्वारिज्म था या खीव कहा जाता था। अरबी में लिखी गई इसकी कृति किताब अल उल हिंद यानी किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, जिसका अर्थ होता है भारत की खोज, यानी किताब उल हिंद तहकीक ए हिंद। ये जो बुक है ये दोनों कौन लिखा? अल-बरूनी। आज भी इतिहासकारों के लिए यह महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है, यह एक जो है ग्रंथ जो है बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा है, जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोलों, विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियाँ, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित किया गया है। यानी 80 अध्याय इसमें है, जिसमें हर तरह के ज्ञान के बारे में बताया गया है, विज्ञान के बारे में बताया गया है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि का सुंदर प्रकाश डाला गया है। यानी राजपूत कालीन समाज पर भी प्रकाश डाला गया है। अगला है इब्न बतूता, ये भी अरबी लेखक हैं। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है, यानी इसने अपने यात्रा के बारे में, जो यात्रा में जो देखा, जिसके बारे में वो जाना, वो कंपाइलेशन किया और उसको अपना बुक का नाम दिया रेहला। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। रेहला जो बुक है वो 14वीं शताब्दी के बारे में बताता है, उस समय भारतीय समाज और संस्कृति कैसी थी, यानी अच्छी तरह से जानकारी देता है, बहुत ही विस्तार से जानकारी देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। जब वो दिल्ली पहुंचा उस समय मोहम्मद बिन तुगलक शासन कर रहा था, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में MBT कहते हैं। और जब देखा कि वो बहुत ही विद्यमान है तो वो दिल्ली का न्यायाधीश यानी काजी नियुक्त कर दिया। आगे हम लोग जानेंगे कुछ अन्य लेखक के बारे में, जैसे है तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगियूर तथा तंगियूर नामक ग्रंथ की रचना की, यानी इनका जो बुक का नाम है कंगियूर और तंगियूर है। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। बुक जो किताब है, पुस्तक है, उनसे क्या मिलती है? भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो एक यात्री हुए। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया। पांड्य देश, उसमें पांड्य एक राजवंश हुआ करता था, तो उसी का यात्रा में वो आए थे। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। इनका जो विवरण है, जो ये लिखे हैं, उससे पांड्य इतिहास का जानकारी मिलता है। तो हम लोग लेखक ख़त्म कर दिए। अब हम लोग पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहा जाता है, यानी फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। कहते हैं अलेक्जेंडर री, A.H. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सेवेल, जेम्स बर्गेस, वाल्टर इलियट, ये सभी भारत के पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से संबंधित हैं। इन लोगों ने भट्टी, प्रोलू, घंटासल्ला, अमरावती आदि स्थलों की खुदाई की। यानी ये सब स्थान है भट्टी, प्रोलू, घंटासल्ला, अमरावती के बारे में तो जानते होंगे। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, जिसे अश्विनी कुमार के भी कहते हैं, के नाम मिलते हैं। यानी 1400 ईसा पूर्व, सोचिए ईसा मसीह के जन्म से 1400 वर्ष पहले
एक अभिलेख मिला बोगाज कोई, जिसे एशिया माइनर भी हम लोग कहते हैं, उससे कुछ देवताओं का नाम मिला है। कौन कौन थे? मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य, जिसे अश्विनी कुमार कहते हैं, इनके बारे में जानकारी मिला। मध्य भारत में भागवत धर्म, जिसे वैष्णव संप्रदाय भी कहते हैं, विकसित होने का प्रमाण यवन राजपूत हेलियोडोरस के बेस नगर यानी विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। कहता है कि जो वैष्णव संप्रदाय विकसित होने का प्रमाण जो मिला वो हम लोग को यमन राजपूत बोल दिए थे, यमन राजदूत हेलियोडोरस के बेस नगर गरुड़ स्तंभ यानी बेस नगर में, जिसको हम लोग विदिशा भी कहते हैं, वहाँ उनका एक गरुड़ स्तंभ था, वहाँ से जानकारी मिला, उस अभिलेख उस स्तंभ लेख से। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में है। हाथी गुफा अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खदान सुरक्षित करने का भी उल्लेख है। यानी एक अभिलेख है सहगौरा, उससे दुर्भिक्ष का जानकारी मिलता है और खदान को सुरक्षित कैसे रखा जाता था उस काल में, इसका भी जानकारी मिलता है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाला हून आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। एक भीतरी स्तंभ लेख है जिससे हम लोग को पता चलता है कि भारत पर हूनों का आक्रमण हुआ था। हून का आक्रमण, हून भी एक वंश होंगे या जो कोई देश में कहीं भी वो शासन करते होंगे। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख, जो किसका एरन अभिलेख है? भानुगुप्त का। भानुगुप्त का एरन अभिलेख से प्राप्त होता है, जिससे हम लोगों को सती प्रथा के बारे में प्राप्त जानकारी मिलती है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास इनके अभिलेख के आधार पर लिखा गया है। जो सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर ही लिखा गया है। जो सातवाहन राजाओं का अभिलेख लिखा गया है जो सातवाहन राजाओं का इतिहास लिखा गया है, तो जो उनके द्वारा लिखा गया अभिलेख मिला है उसी के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त हुआ है। जो रेशम बुनकर थे उनका जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त हुआ है। काश्मीरी पसानिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास यानी गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। यानी जब जो गर्तावास का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो बुर्ज होम से मिला है। बुर्ज होम कहाँ है? कश्मीर में। कैसा स्थल है? तो नव पाषाणिक पूरा स्थल है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। यानी जो गर्तावास मिला बुर्ज होम में, यहाँ मनुष्य के साथ कुत्ते को भी दफनाया हुआ मिला है प्रमाण। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। जो प्राचीनतम सिक्के हैं, जैसे हम लोग को सिक्का चलता है तो उसी तरह प्राचीन काल में भी सिक्का चलता था, उसको हम लोग आहत सिक्का कहते हैं। इसी को साहित्य में कास अर्पण कहा जाता है, और इसी को जब साहित्य में बोला जाए तो कास अर्पण बोला जाता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। यानी यवन शासक जो थे सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखे थे। कुछ अभिलेख है और उसको शासक कौन लिखे थे इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले आता है हाथी गुम्फा अभिलेख, है ना। इसमें तिथि रहित है, इसमें तिथि नहीं दिया गया है, जो कलिंग राजा खारवेल के द्वारा लिखा गया था। जूनागढ़ यानी गिरनार अभिलेख रुद्रदामन के द्वारा लिखा गया था। नासिक अभिलेख गौतमी वलसरी के द्वारा लिखा गया था। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त ने लिखे थे। एहोल अभिलेख पुलकेशनी द्वितीय लिखा था। और मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन ने लिखा था। मंदसौर अभिलेख कौन लिखा था? मालवा नरेश यशोवर्मन ने लिखा था। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज ने लिखा था, जिसको राजा भोज भी कहते थे। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त लिखा था। एक अभिलेख था भीतरी एवं जूनागढ़, जिसको कौन लिखा था? स्कंद गुप्त। देवपाड़ा अभिलेख
बंगाल का शासक विजय सेन लिखे थे। तो फिर से एक बार देखते हैं, हाथी गुफा अभिलेख कौन लिखा था? कलिंग राजा खरवेल। जूनागढ़ अभिलेख कौन लिखा था? रुद्रदामन। नासिक अभिलेख कौन लिखा था? गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख कौन लिखा था? समुद्रगुप्त। ऐहोल अभिलेख कौन लिखा था? पुलकेशिनी द्वितीय। मंदसौर अभिलेख कौन लिखा था? मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख कौन लिखा था? प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख कौन लिखा था? स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख कौन लिखा था? तो बंगाल का शासक थे विजय सिंह। अभिलेखों का अध्ययन को इपिग्राफी कहा जाता है। जो अभिलेख है उसके अध्ययन अगर करते हैं तो उस चीज़ को क्या कहते हैं? इपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन को क्या कहते हैं? इपिग्राफी। समुद्रगुप्त की बीना बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने की प्रमाण मिलता है। जो समुद्रगुप्त थे वो उनका एक चित्र था किस पे? सिक्का पे, वो बीना बजाते हुए, तो उससे क्या पता चलता है कि वो संगीत प्रेमी थे। अरिकमेडु पांडिचेरी के निकट है से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अरिकमेडु एक स्थान है पांडिचेरी के निकट, वहाँ से रोमन सिक्के प्राप्त हुए। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, इसे सुवर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार कहते हैं, मलाया स्वर्णद्वीप, मलाया को क्या कहते हैं? स्वर्णद्वीप, कंबोडिया जिसको पहले कंबोज कहते हैं थे, और जावा जिसको यवद्वीप कहते थे, स्थापित हुआ। यानी सबसे पहले भारत का संबंध जो था बर्मा, मलाया, कंबोडिया, जावा से स्थापित हुआ था। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली तथा दक्षिण भारत की मंदिरों की कला की शैली द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह बेसर शैली कहलाती है। यानी हम लोग जहाँ उत्तर भारत में रहते हैं, जैसे बिहार, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, ये सब में जो मंदिरें बनती है वो नागर शैली में बनती है। लेकिन दक्षिण भारत में चला जाए, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु में द्रविड़ शैली में मंदिरें बनती थी। और दक्षिणापथ किसको कहते हैं? बीच बीच वाला को, है ना, बीच बीच, यानी मध्य प्रदेश, ये सब, उड़ीसा, ये सब में किस शैली में बनता था? तो बेसर शैली में। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। जो पंचायतन शब्द है वो मंदिर रचना शैली से संबंधित है। यह हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। यानी पंचायतन शैली में हिंदू मंदिर तब कहलाता है जब 5 मंदिर रहता है, यानी एक बीच में और 4 उसके घेरे हुए रहता है, 4 मंदिर और, तो उसको पंचायतन शैली कहते हैं। पंचायतर मंदिर के उदाहरण है कंदरिया महादेव मंदिर जो खजुराहो में है, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में है, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है, दशावतार मंदिर देवघर उत्तर प्रदेश में है, गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही, और जो यूट्यूब चैनल है पाठशाला एकेडमी उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें जिससे हम सुधार कर सकें। थैंक यू।